दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय आधुनिक इतिहास की क्लास में, जिसमें डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ भी आधुनिक भारतीय इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए यह रामबाण साबित होगी। और अभी तक जिसने भी एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की क्लासें नहीं देखी, वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इन क्लासों को देख सकते हैं। साथ में विज्ञान और संविधान यूपी स्पेशल की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन सभी क्लासों को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे और आवश्यकता अनुसार उनकी हम व्याख्या भी देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ए सरफराज खान, बी मुर्शीद कुली खान, सी अलीवर्दी खान, डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी मुर्शीद कुली खान। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? ए मुर्शीद कुली खां, बी सरफराज खां, सी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, डी अलीवर्दी खां। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए मुर्शीद कुली खां बंगाल का अंतिम सूबेदार था जो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, बी 1757 में, सी 1760 ईस्वी में, डी 1767 ईस्वी में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वह था 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, यानी कि किस युद्ध में? ए प्लासी, बी बक्सर, सी मुंगेर, डी वांडीवास। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी
लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मीर कासिम। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित या संस्थापित किया था? ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बक्सर का युद्ध। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया गया है 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को प्रभुता बंगाल में संस्थापित, परंतु बक्सर के युद्ध में कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी की लड़ाई, सी प्रथम आंग्ल विजय आंग्ल सिख युद्ध, डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा ए बक्सर की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य
की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ए. बक्सर, बी. प्लासी, सी. रंगपट्टनम, डी. वांडी वास। इन चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. बक्सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए. औरंगजेब, बी. शाह आलम प्रथम, सी. बहादुर शाह जफर, डी. शाह आलम द्वितीय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए. सिराजुद्दौला, बी. मीर जाफर, सी. मीर कासिम, डी. नजमुद्दौला। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ए. फर्रुखसियर, बी. शाह आलम प्रथम, सी. शाह आलम द्वितीय, डी. शुजाउद्दौला। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. शाह आलम द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ए. बंगाल के नवाब, बी. मुगल सम्राट ने, सी. इंग्लैंड के शासक ने, डी. अफगान के राजा ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. मुगल सम्राट ने। अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ए. लॉर्ड क्लाइव, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी. लॉर्ड वेलेस्ली, डी. लॉर्ड विलियम पेंटिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? ए. 12 अगस्त 1765, बी. 18 अगस्त 1765, सी. 29 अगस्त 1765, डी. 21 अगस्त 1765। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए. 12 अगस्त 1765। अगला क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? ए. मोहम्मद रजा खान, बी. सिताब राय, सी. राय दुर्लभ, डी. सैयद गुलाम हुसैन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. मोहम्मद रजा खान। अगला क्वेश्चन। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ए. गारो, बी. खासी, सी. कुकी, डी. टिप्पराह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. खासी जनजाति के संपर्क में आए। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी
के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं। यानी कि दो कथन दिए गए हैं, दोनों में से इसका कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन दिया गया है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, तो बिल्कुल सही है। अगला है, अवध के नवाबों की राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, तो इसका यह भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं, तो सी वाला राइट होगा। 1 और 2 दोनों। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। यह राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई। उदाहरणतः आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, अतः कथन 2 भी सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि इन युद्धों का कालानुक्रम क्या हो जाएगा। तो वांडीवास, बक्सर, अंबर, प्लासी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखें तो अंबर आएगा, और अंबर युद्ध 2 जगह दिया गया है, अंबर युद्ध, और उसके बाद में आएगा हमारा वांडीवास, यानी कि दोनों ऑप्शनों में कट जाएगा। उसके बाद में आएगा हमारा प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का, अंबर के बाद में प्लासी का युद्ध यहाँ होगा, उसके बाद में वांडीवास। तो इस प्रकार बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम पहले। अंबर युद्ध के बारे में जानेंगे। अंबर युद्ध अगस्त 1749 मुजफ्फरजंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। आगे देखते हैं अगला युद्ध, प्लासी युद्ध जून 1757 अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनाने के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जिम्मेदारी या जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। अगला देखते हैं अगला युद्ध, वांडीवास का युद्ध दिया गया है। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। अगला युद्ध देखते हैं
अगला युद्ध है बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। ए काउंट डी लाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रांसिस मार्टिन। अगला क्वेश्चन। वांडीवास के युद्ध में 1760 में ए फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, बी ब्रिटिश ने डच को हराया, सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डी डच ने ब्रिटिश को हराया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अगला क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। 4 युद्ध दिए गए हैं यहाँ पर और इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि 3 गलत हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सही सुमेलित है। तो इसमें से बताना है बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध लड़ा गया, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। अगला है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यह बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 27 का 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम इसकी व्याख्या को। दिया गया है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णीत समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि बी युग्म ही सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत, डी सिख। चारों ऑप्शनों में से अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया जिन्होंने, तो वह हो जाएंगे मराठा, जो शुरू से लेकर अंत तक टिके रहे अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। तो यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। पंजाब एवं मैसूर से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे इसी क्लास में। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे हम सीधे प्रश्नों से। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ए दिल्ली, बी काबुल, सी मकराना, डी श्रीनगर।
चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो रणजीत सिंह के राज्य में जो सम्मिलित था वह हो जाएगा श्रीनगर। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया, परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए सुकरचकिया, बी संधावालिया, सी अहलूवालिया, डी रामगढ़िया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? ए अमृतसर, बी पटियाला, सी लाहौर, डी कपूरथला। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पटियाला। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर, डी मुल्तान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लाहौर। राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में की। अगला क्वेश्चन रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था? ए शाहसुजा से, बी जमान शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शाहसुजा से रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? चारों ऑप्शनों में से यह किसका कथन था? तो देखते हैं। ए महाराजा रणजीत सिंह, बी महाराजा शेर सिंह, सी महाराजा दलीप सिंह, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराजा रणजीत सिंह का यह कथन था। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे। उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 ईस्वी में 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे ने शासन का कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में इन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाला। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला पर
1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ए हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ए खड़क सिंह, बी शेर सिंह, सी नौनिहाल सिंह, डी दलीप सिंह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दलीप सिंह। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से किसने या निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमको एक सत्य है वह बताना है। तो देखते हैं, ये वाला दिया गया है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो यह ए वाला राइट है बिल्कुल, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया गया, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस यानी कि फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन सत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, यानी इनका अंत इंग्लैंड में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार हम फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो ये वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। ए दलीप सिंह, बी नौनिहाल सिंह, सी रणजीत सिंह, डी शेर सिंह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा ए दलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ए H.M. इलियट, बी सर हेनरी लॉरेंस, सी जॉन लॉरेंस, डी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा डी, यानी कि H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी कौन से 3 की परिषद का सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ? ए अंग्रेज, बी हैदर अली, सी मराठा, डी हैदराबाद। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हैदर अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ए नंजराज, बी हैदर अली, सी देवराज, डी चिक्का कृष्णराज। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हैदर अली ने। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। 1742 ईस्वी में
वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में इन्होंने पुरसीर मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। ए कैप्टन पोपहेम, बी सर आयरकूट, सी सर कैप्टन मुनरो, सर हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोडार्ड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सर आयरकूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ पर? ए श्रीरंगपट्टनम में, बी मैसूर में, सी बेंगलोर में, डी कोयम्बटूर में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम सेकंड, डी टीपू सुल्तान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। ए हैदराबाद में, बी पोल्लीपुर में, सी सेरिंगपट्टनम में, डी निजामाबाद में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पोल्लीपुर में या पोल्लीलुर में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखते हैं इसकी हम व्याख्या को। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया था तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलुर नामक स्थान पर हरा दिया। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टीपू सुल्तान। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े। और देखते हैं, थोड़ी सी व्याख्या है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ए 1857, बी 1799, सी 1793, डी 1769।
चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1799। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है वह हमको बताना है। ए दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, तो गलत हो जाएगा। अगला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो यह भी गलत होगा। अगला देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। क्वेश्चन यह नहीं है दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरसल्ट था। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अगला देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। आगे देखते हैं तीसरा युद्ध दिया गया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अगला चौथा वाला देखेंगे हम। दिया गया है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से इसके सही उत्तर को बताइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका यहाँ पर दिया गया है इलाहाबाद की संधि, यानी कि पहला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि तो किससे संबंधित हो जाएगी? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि हो जाएगा 1784, यानी कि ए का 4 और ए का 4 यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शनों में मिलेगा, यानी कि 2 ऑप्शन कट जाएंगे, सी और ए, और बी में 2, तो यह दोनों में है। अगला देखते हैं सालबाई की संधि। सालबाई की संधि के बारे में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1782, और बचा सिर्फ हमारे पास मद्रास की संधि तो हो जाएगा 1769, यानी कि इस प्रकार सी का 1 तो हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा और ए वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। ए माउंट आबू में,
बी नैनीताल में, सी सरधना में, डी कानपुर में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सरधना में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ या पद्धति प्रारंभ की। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही नहीं है, तो इसी पर हमें सबसे पहले डाउट हो रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। तो यह सही है बिल्कुल। अगला देखते हैं। अजमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। यह भी राइट है। अगला, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा के मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो यह भी सही है। यानी कि जब यह तीनों क्वेश्चन यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ए वाला ही राइट आंसर होगा। यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 3 कथन दिए गए हैं। देखते हैं, कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। पहला दिया गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में आदम शाह या अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो यह गलत है बिल्कुल। अगला चेक करते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो यह गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो तीसरा वाला बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार 1 और 2 गलत हो जाएंगे। यानी कि 1, 2 जहाँ हैं हम उनको काट देंगे। बी यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन बी सही है। तीसरा वाला कथन सही है। केवल 3। तो यहाँ पर आज के जितने भी पंजाब और मैसूर से संबंधित प्रश्न थे, वो भी हमने उन पर भी चर्चा कर ली। और उसके पहले बंगाल के नवाबों पर हमने चर्चा की। तो यहाँ पर पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न बने थे, उन सभी को हमने बारीकी से देखा है। आवश्यकता अनुसार उनकी हमने व्याख्या भी देखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। और इस आधुनिक भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट फिर से हम बना देंगे। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी क्लासों को देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।